बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान खौफ के आलम में अब एक उसने नई स्ट्रेटजी इख्तियार की है, और ये स्ट्रेटजी उसके दिमाग की मरहूनी मिन्नत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तो वो पेशावर वाले साहब हैं और दूसरे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाकर दी है। वरना PTI में आप देख लें कि उनकी सोशल मीडिया की टीम जो है उसका किस्सा अलग है, लेकिन बाकी पार्टी की सूरत हाल ये है कि इनमें कोई समझदार आदमी मौजूद नहीं है। करप्शन में, गाली गलोच में ये लोग बिलाशुबा सबसे आगे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बनाने में इनका कोई अमल दखल हमें नज़र नहीं आता। ये स्ट्रेटजी जो बनाई है, जिसकी तरफ मैं अभी आपसे कुछ बातें करूँगा कि ये क्या हिकमत अमली है। और सोशल मीडिया का किस्सा ये है कि इसको अमेरिका और भारत से बैठकर लोग चला रहे हैं। इंटरनेशनल माहरीन की खिदमात हासिल की गई और आज से नहीं कई साल से, और बहुत ज़्यादा पैसा उन्हें दिया जा रहा है। और उसके पीछे इंडियन लॉबी भी है, अमेरिकन लॉबी भी है, ज़ायनिस्ट लॉबी भी है। वो उनका सोशल मीडिया, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी सोशल मीडिया मुहिम जो है वो उसका मुकाबला अभी तक अब मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी करने के काबिल नहीं है। पीपल्स पार्टी तो बहुत पीछे है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी अददी स्ट्रेंथ की वजह से इनका मुकाबला कर रही है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर देखें तो उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी जो है वो बहरहाल इनसे ज़्यादा है। तो नई स्ट्रेटजी अब ये है कि इमरान खान को अब बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ गया है कि इदारों के अंदर उनके लिए कोई हमदर्दी का पहलू बाकी नहीं रहा, और वो फॉरेन फंड केस में भी कोई फेवर उनको मिलती हुई नज़र नहीं आती। वो फैसला मेरिट पर होगा। अगरचे PTI वालों ने इलेक्शन कमीशन को बम से उड़ाने की धमकियां दी हैं, और धमकियां देने वाला एक आदमी पकड़ा भी गया है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन अपना जो काम है वो शुरू कर रहा है कल से, और ये बाकी 27 दिन जो हैं इनके अंदर अंदर ये फैसला होना है। और इमरान खान को ये पता चल गया है कि फैसला क्या आना है, चुनाचे वो बुरी तरह सहमा हुआ है। और कल कराची के जलसे में जो उसकी जो टोन थी वो मध्यम थी, धीमी थी, और इतना ज़्यादा इश्तियाल था, न जाहरियत थी। तो उसकी वजह यही खौफ है। तो हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली एक तरफ ये है कि फ़ौज को पैगामात भेजे जा रहे हैं कि हम तो पुरअमन लोग हैं और आपसे सुलह चाहते हैं, और जो गलती हो गई उन पर माफ़ी दे दी जाए। लेकिन इसके साथ ही ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ है कैंपेन, उसमें हमें कोई नरमी, कोई कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि ये अमेरिका और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं और उनको हदायत यही है कि आपने अपनी मुहिम जारी रखनी है। दूसरी तरफ ये अनारकी की धमकियाँ फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और इनके कारकुनों और लीडरों की तरफ से भी। तो ये स्ट्रेटजी एक तरफ तो ये है तीन रुखी जो चल रही है, और दूसरी तरफ इन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि अफवाहें फैलाकर पार्टी कारकुनों का मोराल बुलंद रखा जाए, जो कराची जलसे के बाद और पंजाब असम्बली के वाक़े के बाद कुछ डाउन हो गया था। तो अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि फ़ौज जल्द ही इलेक्शन का ऐलान करने वाली है, और जनरल बाजवा जो है उन्होंने कह दिया है कि अगले वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है। इलेक्शन जो है वो नवंबर से पहले नहीं होंगे, और नवंबर में इनका इम्कान है, अगरचे शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, यानी 1.5 साल की मुद्दत जो बाकी मानते रहती है, 1 साल, सही मानों में 1 साल 5 महीने की मोहलत, तो ये मुद्दत पूरी की जाए। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुद्दत पूरी करना मुस्लिम लीग के लिए नुकसानदेह होगा, पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। इसलिए कि पीपल्स पार्टी की सिंध में जो पोजीशन है वो चैलेंजेबल नहीं है। PTI सिंध में कोई नकब नहीं लगा सकती, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग का जो मामला है वो हिट होगी, इसलिए कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और उनके साहबजादे पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ है। तो जब इस हुकूमत के कुछ मामलात अगर इनके पूरी तरह कंट्रोल में ना आए, तो तनकीद का और अवामी गम गुस्से का जो रुख होगा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा, और ये बात मुस्लिम लीग के लिए इंतखाबात में ताना भी बन सकती है कि बाप मरकज़ में था, बेटा पंजाब में था, और ये हालात पैदा हो गए। अगर ऐसे हालात मनफी पैदा हुए, शहबाज शरीफ की शोहरत जो है गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से बहुत अच्छी है, और ज़्यादातर तवक्को यही है कि वो हालात को बेहतर कर लेंगे। लेकिन दूसरा पहलू भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर कोताही हो गई, अगर अवाम की तवक्कुआत को ठेस पहुँची, तो ये एक प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हथियार होगा कि बेटा पंजाब में, बाप मरकज़ में। तो मुस्लिम लीग को ये सोचना चाहिए, और
1.5 साल वाली मुद्दत का जो प्लानिंग है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि नवंबर के टारगेट को सामने रखते हुए इंतखाबात के लिए मुहिम चलानी चाहिए। अब यहाँ मुस्लिम लीग में कमज़ोरी हमें नज़र आती है कि शहबाज शरीफ ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तंजीम साजी पर उतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि दी ही नहीं। और पंजाब में क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग का जो 90% या 80% जो हिस्सा है वो पंजाब में है, और कुछ सूबा पख्तूनख्वा में है, कराची में बराए नाम है, थोड़ा सा है, और बलूचिस्तान में भी बराए नाम है। यानी 2 सूबों में इनका बड़ा हिस्सा है और दोनों सूबों में तंजीम हमें नज़र नहीं आती। पीटीआई के जलसों को आप इंतखाबी मुहिम भी कह सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून हमें मुतहर्रक नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने अपना राब्ता अवाम का जो सिलसिला है वो टूटने नहीं दिया। बिलावल आए दिन कहीं ना कहीं जलसा प्रोग्राम इज्तिमा करते रहते हैं। ये अच्छी बात है, सियासी पार्टी को मुतहर्रक होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग हमें मुतहर्रक नज़र नहीं आती। मरियम नवाज़ भी खामोश है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते तो फ़ज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ होती, वो बड़े बड़े जलसों से खिताब करते। पाकिस्तान में दूसरा जो लीडर क्राउड पुलर है मुस्लिम लीग का वो मरियम नवाज़ ही है, और मरियम नवाज़ हमें खामोश नज़र आती है। हुकूमत की तब्दीली के बावजूद मुस्लिम लीग के नून में हमें मरियम नवाज़ मुतहर्रक नज़र नहीं आती। सिर्फ ट्वीट कर देने से राब्ता अवाम पूरी तरह राब्ता अवाम का हक अदा नहीं होता। राब्ता अवाम के लिए जलसे जुलूस इज्तिमाआत करने पड़ते हैं, वो किसी भी एंगल से करें, कारकुनों के कन्वेंशन के नाम पर करें, किसी मुहिम के नाम पर करें, किसी ये जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा हो रहा है इसके तोड़ के लिए करें, किसी भी हवाले से इनको राब्ता अवाम मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अवाम से राब्ता अगर कट गया तो इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो बात हो रही थी इमरान खान की स्ट्रेटजी की कि वो अब ये अफवाहें फैला रहे हैं ताकि उनका जो वर्कर है पुरजोश रहे, इसी तरह एक्टिव रहे, और इस टेम्पो में जो उनके ख्याल में बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, अगरचे मेरे ख्याल में इतना पॉजिटिव नहीं है। कराची और लाहौर और पेशावर में बड़े जलसे करने में, इमरान खान की जो मुहिम में बड़े जलसे करने की, ये ज़ाहिर इंतखाबी फ़ज़ा को नहीं बदल सकती। राय अम्मा जो है वो बदस्तूर उसका तनासब वही है जो पहले था। ये एक इनका वर्कर जो है इनके जलसों में, जिस जलसे में इमरान खान खिताब करता है बड़ी तादाद में आता है, और ये आपने देखा होगा कराची के जलसे में भी जो टीवी रिपोर्टरों ने, कैमरामैन हजरात ने सेगमेंट के इंटरव्यूज़ दिखाए, उनकी गुफ्तगू दिखाई ख़वातीन के और मर्दों के, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बेशतर वो लोग थे जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची की एलीट क्लास बहुत बड़ी है, 2 करोड़ आबादी है, और 2 करोड़ आबादी में कम से कम भी 5, 6, 7 लाख एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें से ये 25-30 हज़ार का जलसा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। मसला पीटीआई को तब पेश आएगा जब वो अपनी धमकियों को अमली जमा पहनाते हुए तहरीक का आगाज़ करेगी। तहरीक चलाना और बात है, जलसे में आना और बात है। जलसा में एक पीटीआई के जलसे में एक मेले का रंग होता है, एक वो उनका जो सकाफ़त है, उनका जो कल्चर है एलीट क्लास का, वो उसमें नज़र आता है, और फिर उसमें मिडिल क्लास के लोग भी रंगीन मेला देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब ये अवामी तहरीक का मसला आएगा, तहरीक इसने कभी भी नहीं चलाई। पिछले 2014 से लेकर हमें पीटीआई की तहरीक कभी नज़र नहीं आई। तहरीक ये होती है कि जिस जगह मरकज़ी लीडर ना जाए वहाँ भी एक जुलूस निकले, और वो अच्छा खासा जुलूस हो, यानी उसकी प्रेजेंस जो है वो नज़र आए मीडिया को भी, आवाम को भी। इस तरह के जुलूस पीटीआई नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर वो खिलाफ कानून जुलूस निकालेगी तो फिर तो उनके जुलूसों की हाजिरी बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एलीट क्लास का वर्कर डंडा खाने का आदी नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि पंजाब असेंबली में परवेज़ लाई को 2 थप्पड़ पड़े तो वो आधा घंटा रोता रहा। ये एलीट क्लास, ज़ाहिर एलीट क्लास का जो कल्चर है वो मार नहीं खा सकते। इसके बरक्स आपने देखा कि वो दोस्त मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर थे और जिनका वहाँ कबायली अवाम से बहुत गहरा राब्ता है, अगरचे वो एक मालदार नवाब हैं, लेकिन ज़ाहिर परवेज़ लाई फैमिली की मुकाबले में वो बहुत पीछे हैं, उनको हम एलीट क्लास में शुमार नहीं कर सकते। तो उन्होंने मार खाने के बावजूद, उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, उनके बाल घसीटे गए, उनको थप्पड़ मारे गए, घूंसे मारे गए, लातें मारी गई, उनको नीचे लटा दिया गया, और बिल्कुल उन्हें उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये हजूम जो 15-20 अफराद उन पर पिल पड़े, ये उनकी जान लेकर टलेगी। लेकिन जब वो ये मरहला टला तो उसी वक्त दोस्त मज़ारी नमूदार हुए। उनके चेहरे पर कोई खौफ था, ना दर्द व अलम। जिस तरह परवेज़ लाई चीख कर रो रहा था और फरियाद कर रहा था, उस तरह का कोई तअस्सुर आपको दोस्त मज़ारी के चेहरे पर नज़र नहीं आया।
اور اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے یہ میں آج الیکشن مکمل کرا کے ہی رہوں گا، جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا ہے وہ پورا ہوگا، چاہے اس میں مجھے رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائے۔ تو یہ پرویز الہی کا اور اس نے دوست مزاری کا فرق آپ نے دیکھا، یہی فرق ہے پی ٹی آئی کی ایلیٹ کلاس میں اور دوسری عوامی کلاس میں۔ پی ٹی آئی مار نہیں کھا سکتی۔ تو اب یہ ایک طرف یہ فوج کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں، اپنی دھمکیوں کے لہجے میں نرمی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ میسج بھی پہنچا دیا ہے عسکری حلقوں کو کہ لاہور کے جلسے میں ہم ایسا کوئی بم نہیں پھوڑیں گے جس کے لیے آج جس کی وجہ سے آپ کے لیے امبیرسمنٹ پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ اب ایک یو ٹرن لیتے ہوئے ایک افواہوں کی کمپین چلا دی گئی ہے کہ الیکشن جلدی ہونے والے ہیں اور ہم برسر اقتدار آ رہے۔ جنرل باجوہ نے کہہ دیا ہے، جبکہ جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں فوج کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، نہ ہی آئی ایس آئی کی طرف سے مداخلت ہوگی۔ جب یہ دونوں مداخلتیں نہیں ہوں گی تو پی ٹی آئی کیسے جیت جائے گی الیکشن؟ تو یہ ان کی حکمت عملی ہے، اور یہ سارا خوف جو ہے، سب سے بڑا خوف جو ہے وہ اس کو فارن فنڈنگ کا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خوف کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں، فارن فنڈنگ ہی نہیں۔ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ اس کے گلے پڑنے والا ہے، فرہ کے اسکینڈل اس کے گلے پڑنے والے ہیں، عارف نقوی جس کو برطانیہ نے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، جس کو عمران خان نے 20 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی جس کے ذریعے، وہ کیس اس کے گلے پڑ سکتا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کا کیس اس کے گلے پڑ سکتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے جب قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا تو اس کے خلاف سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اس کا تفصیلی متن ابھی آنا ہے، تو اس تفصیلی متن کی روشنی میں بھی کچھ باتیں واضح ہوگی۔ اس کے خلاف بہت سارے کیس کھلنے والے ہیں، اور جو مجھ تک اطلاع پہنچی ہے سرکاری اور نیم سرکاری اور صحافتی حلقوں کے ذریعے، وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی اسکینڈل ماضی میں عمران خان کے دور میں آئے، آٹا چینی اسکینڈل سے لے کر یہ کھاد کے اسکینڈل تک، اور تیل اور گیس اور بجلی اور دواؤں کے اسکینڈل سمیت، اور مالم جبہ تو خیر اس کی حکومت میں آنے سے پہلے کا کیس تھا، لیکن اس کے رنگ روڈ کا اسکینڈل، اس طرح کے یعنی کوئی میرے خیال میں کوئی 20 کے قریب اسکینڈل ہیں جن کی فائلیں تیار ہو رہی ہیں، جن کی فائلیں کھل رہی ہیں اور جن پر کام ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کا یہ اعلان بالکل قابل تعریف ہے کہ حکومت انتقامی کوئی کارروائی نہیں کرے گی، لیکن یہ جو کیس میرٹ پر کھل رہے ہیں ان پر قانون اپنا راستہ خود لے گا، اور عمران خان کو ان سب سے ڈرنے کے لیے وجوہات پر غور کرنا ہوگا اور ان سب کو سامنے رکھنا ہوگا، پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور یہ بات طے ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سماج میں جو زہر گھولا ہے، اب اس کو ختم کرنے کا، اس کی صفائی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وقت عمران خان کے اقتدار میں واپسی کا نہیں ہے، بلکہ عمران خان کو اس سماج بدر کرنے کا مرحلہ آ رہا ہے، اور یہ اس بات سے نجات مل جائے گی۔ اگرچہ خطرات اس طرح ہیں کہ عمران خان کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں، تحریک طالبان پاکستان ہے جس کے دہشت گرد کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ صوبہ پختونخوا کے ایک مولوی صاحب جن کا تعلق جو پیشے کے لحاظ سے لوہار ہے، لیکن جن کا تعلق کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے ہے، اس نے یہ دھمکی دی کہ جو حکومت کے حامی صحافی ہیں اور جو جرنلسٹ جو عمران خان کے خلاف ہیں ان کو گولی مار کر قتل کر دینا واجب ہے۔ تو اس مولوی کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، لیکن یہ تحریک طالبان کا خطرہ ہمیں موجود ہے، ان کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگرچہ فوج بھی حرکت میں آئی ہے اور حالیہ دنوں میں اس نے کئی آپریشن کر کے ٹی ٹی پی کے بہت سارے دہشت گرد مار دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ چند ایک لوگ نہیں ہیں، ان کی نفری جو دہشت گردوں کی ہے وہ سینکڑوں میں تو ضرور ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ یہ اندازہ اس لیے کہ تحریک طالبان کے بارے میں کسی طرف سے کوئی ڈیٹا تو ہمیں مل نہیں سکتا، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہمیں یہ ڈیٹا مل سکے کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے ان کے پاکٹس ہیں، لیکن جس طرح وہ روز کوئی نہ کوئی حملہ کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد دہشت گردوں کی جو ایکٹیو دہشت گرد ہیں، ویسے تو ان کے حامیوں کی تعداد اور سہولت کاروں کی تعداد اور بھی زیادہ ہوگی، لیکن ایکٹیو دہشت گردوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہوگی، اور وہ پی ٹی آئی کے لیے کسی بھی وقت اپنی سرگرمیاں تیز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اسی پروپیگنڈے کے تحت یہ شیخ رشید نے ایک بیان دیا بڑا عجیب و غریب۔ اس نے کہا کہ فوج حکومت عمران خان کو حکومت میں واپس لائے ورنہ ہم جیلیں بھر دیں گے۔ اچھا، یہ جیلیں بھرنے والی بات تو بالکل بکواس ہے۔ پی ٹی آئی، میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ جیلیں بھرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے، لیکن شیخ رشید کی اس دھمکی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایک طرف یہ بتا رہے ہیں کہ فوج ہی عمران خان کو حکومت میں لائی تھی اور فوج ہی نے حکومت میں عمران خان کو حکومت سے نکالا، اور اب فوج پھر اس کو لے کر آئے۔ ظاہر ہے یہ بات ناقابل عمل ہے،
शेख रशीद का मुतालबे का कोई वज़न नहीं है, लेकिन उसके ये मुतालबा के जो है दरअसल ये उस मुहिम की अक्कासी कर रहा है कि अगर इमरान खान को दोबारा हुकूमत ना दी गई तो फिर हम पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट करेंगे, जेलें भर देंगे, तसादम का रास्ता अख्तियार करेंगे, मुखालफों को मारेंगे। कल हामिद मीर और दूसरे सहाफ़ियों के घरों के सामने इन्होंने गुंडागर्दी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की अखलाकी पस्ती की मिसाल है और इनके उन रवैयों की मज़हर है जो वो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी माशरे में ज़ाहिर करना चाहते हैं। और इनका ये अज़्म मुसम्मम है कि अनारकी फैलानी है। ये अलग बात है कि अनारकी फैलाने के लिए इनको जो अफरादी क़ुव्वत चाहिए वो अभी इनके पास दस्तयाब नहीं है सिवाय टीटीपी के। तो टीटीपी के लोग तो ज़ाहिर है सड़कों पर आकर ये नारे नहीं लगा सकते, अवाम का जुलूस नहीं बना सकते कि चलो जेल खाने पर हमला कर दो, चलो अदालत पर हमला कर दो, चलो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दो, फलां चैनल के दफ्तर पर हमला कर दो। ये तो वो करने से कासिर हैं, वो दहशत गर्दी कर सकते हैं और ये दहशत गर्दी का ख़तरा मौजूद है। और ये बात सामने रखनी चाहिए कि भारत का इंटरेस्ट इसी बात में है कि इमरान खान फिर से बरसर इक़्तिदार आए, क्योंकि भारत के लिए इमरान खान ने जितनी सहूलतकारी की है, भारतीय पायलट से लेकर वो कुलभूषण जाधव और मकबूजा कश्मीर के मामलात और सलामती कौंसिल में भारत की रुकनीत और दूसरे प्लेटफार्म पर भारत नवाजी और फिर भारतीय निज़ाम की मसलसल तारीफ़ें। कराची के जलसे में इसने हैरत अंगेज़ तौर पर भारत की तारीफ़ नहीं की, लेकिन इससे पहले जितने भी इसने जलसे किए हैं, कौम से खिताब किए हैं, उनमें से हर एक में इसने भारत की तारीफ़ें की हैं, भारत को खुददार और गैरतमंद कौम करार दिया है और पाकिस्तान को उसके मुकाबले में बेगैरत और ग़ुलाम कौम करार दिया। और ये पाकिस्तान को ग़ुलाम करार देने का सिलसिला इनकी पूरी पार्टी की तरफ से जारी है। पाकिस्तान ग़ुलाम तो शुरू दिन से था, लेकिन उस ग़ुलामी में सबसे बड़ा सहूलतकार जो था वो परवेज़ मुशर्रफ था, परवेज़ मुशर्रफ के बाद इमरान खान था। तो अब ये एक फ़रेब के ज़रिए अवाम के एक तबके को बहरहाल मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, हालांकि ये ग़ुलामी का सबसे बड़ा सिविल एजेंट था, सिविल एजेंट भी था और सोल एजेंट भी था। तो ये पाकिस्तान में इसकी तख़रीबकारी आने वाले दिनों में ख़दशा मौजूद है और हुकूमत को बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अगरचे रिपोर्टें जो आ रही हैं वो मस्बत हैं, वो रिपोर्टें ये हैं कि इनका बंदोबस्त करने की तैयारी मुकम्मल है और कोई रखना डालने की इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन इन रिपोर्टों पर तकिया करना काफ़ी नहीं, इनको अलर्ट रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग ने अगर अवाम से राब्ता बहाल ना किया तो अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जिस पीपल्स पार्टी को वो बड़ा ईज़ी ले रही हैं, वो पीपल्स पार्टी पंजाब में इनके लिए मसला पैदा कर सकती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में तसादम नहीं होना चाहिए, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए, लेकिन सेहतमंद मुकाबले में मुस्लिम लीग अपनी तंजीमी कमज़ोरी की वजह से अगर मार खा जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी इसकी क़यादत पर होगी, जिसने मुस्लिम लीग को फ़आल नहीं किया। और ना तो तंजीमी सतह पर हमें मुस्लिम लीग एक्टिव नज़र आती है, ना राब्ता अवाम में हमें इसका कोई किरदार नज़र आता है। तो ये सारी बातें जो है ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान और अवाम के मफाद के लिए मैंने की हैं और मुस्लिम लीग की क़यादत को इन पर तवज्जो देनी होगी। अगर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर नुकसान का अंदेशा तो इन्हें रहेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो बहरान ये पैदा कर रहे हैं PTI वाले, वो आपके सामने है कि किस तरह गवर्नर ने पहले पंजाब असम्बली तोड़ने की साजिश की और इसमें इतला ये है कि परवेज़ लाई ने इमरान खान से को फ़ोन किया और वह उससे मिन्नत तरले की है। इमरान खान ने फिर ये गवर्नर जो सरफराज चीमा है, क्या नाम इसका, इसको कहा कि असम्बली तोड़ दो। जब हुकूमत तक ये इतला पहुँची कि ये असम्बली तोड़ने वाला है तो हुकूमत ने इसको बरतरफ कर दिया, लेकिन इसने बरतरफ होने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हुक्म गैर आईनी है। ज़ाहिर है इसका भी चपेड़े खाकर जाने का मूड है, लेकिन इससे इनकी साजिशों की ज़हनीत का पता चलता है कि अगर ये असम्बली तोड़ देंगे तो क्या होगा, असम्बली फिर बहाल हो जाएगी और ये चपेड़े खाकर निकल जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया है कि हर वो जो कहते हैं ना कि आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, दरअसल ये इनका ये होता है कि हम आखिरी लम्हे तक गंद मारेंगे, बहरान पैदा करेंगे, ख़राबी पैदा करेंगे। तो इसके साथ ही जो इस्तीफ़ों वाला मसला वो भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। अगरचे इन्होंने 123 कागज़ स्पीकर के हवाले कर दिए हैं, डिप्टी स्पीकर के हवाले किए थे, अब वो कौमी असम्बली की मिल्कियत हैं, तो उन्होंने इसको डीसील कर दिया है स्पीकर ने। और अब ये इतलात आ रही हैं कि 50% से ज़्यादा अरकान ने हुकूमत से रब्ता किया है और इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता करने का इरादा रखते हैं। वो कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, ये इस्तीफ़े हमारे नहीं है।
اگر یہ 50% سے زیادہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی نمائندگی جو ہے، جو اس وقت 30 ارکان پر مشتمل ہے، وہ 70-80 ارکان تک جا سکتی ہے، اور یہ اچھی خاصی اپوزیشن بن سکتی ہے اگر یہ رپورٹیں درست ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ رپورٹیں درست ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔